सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल एविएशन के बारे में। और सिविल एविएशन के मामले में इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में इंडिया 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन का मार्केट है। और अगर बात करें सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के टर्म्स में तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर को होल्ड करता है। बहुत सिंपल, अगर सिर्फ डोमेस्टिक ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर को होल्ड करता है। और अगर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इंडिया 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन का मार्केट है। इनफैक्ट प्रेडिक्शन तो ये भी है कि इंडिया इज सेट टू बिकम 3rd लार्जेस्ट मार्केट ओवरऑल आफ्टर यूएसए एंड चाइना। बहुत सिंपल, ये जो सिविल एविएशन का मार्केट है ये बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है हमारे कंट्री में। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स का नंबर है वो भी इंक्रीज हुआ है। 2014 में हमारी कंट्री में सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हुआ करते थे। ये जो नंबर है ये इंक्रीज होके 157 हो गया है इन 2024। मतलब आज की डेट में हमारी कंट्री में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं? 157 है। और सरकार का एम तो ये है कि जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स का नंबर है इसको इंक्रीज करके 350-400 तक लेके जाना है बाय 2047। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो सिविल एविएशन सेक्टर हमारे कंट्री में रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ के पीछे रीजंस क्या हैं? और रीजंस बड़े सिंपल हैं। एक तो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। और लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से लोग एयर ट्रांसपोर्ट को ईजिली अफोर्ड कर पा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी राइजिंग मिडिल क्लास, जैसे जैसे मिडिल क्लास में राइज देखने को मिल रहा है वैसे वैसे एयर ट्रांसपोर्ट की जो डिमांड है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो ये जो सिविल एविएशन सेक्टर है इसका ब्राइट फ्यूचर है हमारे कंट्री में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेक्टर के अपने चैलेंजेस नहीं हैं, चैलेंजेस भी हैं। और चैलेंजेस क्या हैं? अनस्टेबल बैलेंस शीट्स। अनस्टेबल बैलेंस शीट्स मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो एयरलाइंस हैं वो प्रॉफिट रजिस्टर करने में फेल हो गई हैं। बिकॉज एयरलाइंस को जो ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इस ऑपरेशनल कॉस्ट के हाई होने की वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो एयरलाइंस हैं ये प्रॉफिट रजिस्टर करने में फेल हो गई हैं, जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट चैलेंज है। दूसरा, इनएप्रोप्रिएट रेगुलेशंस ऑफ एयरफेयर्स। सिविल एविएशन सेक्टर में देखने को मिला है कि ये जो एयरफेयर्स होते हैं ये कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और फ्लक्चुएटिंग फेयर्स जो होते हैं वो किसी भी सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। फिर इसके अलावा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स की कमी है, जैसे पायलट्स की कमी है, कैबिन क्रू की कमी है, ग्राउंड स्टाफ की कमी है। और सोच के देखो, किसी सेक्टर में अगर वर्कफोर्स की कमी है तो क्या वो सेक्टर एडिक्वेटली ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस सेक्टर की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स। फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे अकेडमीज नहीं है ट्रेनिंग के लिए, इंस्ट्रक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट वगैरह नहीं है। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और ये जो मिसमैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम है ये हमारे कंट्री के ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में देखने को मिलता है। कभी करप्शन की वजह से, कभी प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से। ये जो मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ये सिविल एविएशन सेक्टर में भी देखने को मिलता है। और लास्ट, हाई कॉस्ट ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है ये बहुत ही महंगा होता है। इनफैक्ट किसी भी एयरलाइन की जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसका लगभग 40% हिस्सा जो है वो किस में जाता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल में जाता है। ये चैलेंजेस हैं एविएशन सेक्टर के। इन चैलेंजेस को बेसिक तौर पे याद रखना। और अब तक जितनी भी हमने बातचीत की है वो बहुत ही बेसिक है। अगर एक बार पढ़ोगे तो एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगी। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है हमारे कंट्री में। सवाल ये आता है कि सरकार ने इस सेक्टर को पुश करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो सरकार लेकर आई नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को क्यों लाया गया? फॉर सेफ, सिक्योर, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एयर ट्रांसपोर्ट। और ये जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है इसके थ्रू बात की गई कि हम रीजनल कनेक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपेंड करेंगे। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ 2016 के आने से पहले तक एक 5/20 रूल चलता था। और ये 5/20 रूल क्या कहता था कि अगर
किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनली फ्लाई करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो कम से कम 5 साल उसे हो गए होने चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में फंक्शन करते हुए उसे कितने साल हो जाने चाहिए? 5 साल हो जाने चाहिए। और दूसरा, उसके पास में कम से कम 20 एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, तब ही वो एयरलाइन इंटरनेशनली फ्लाई कर सकती है। ये था 5/20 रूल। अब ये जो 5/20 रूल है इसको रिवाइज कर दिया गया है और अब रूल कौन सा चलता है? 0/20 रूल। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनली अब फ्लाई करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने डोमेस्टिक मार्केट में कितने साल निकाले हैं, निकाले भी हैं या नहीं निकाले हैं, बिकॉज 0/20 रूल है। मतलब कितने साल डोमेस्टिक मार्केट में निकाले हैं उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी एक कंडीशन है कि एयरलाइन के पास में कम से कम 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 को लाया गया एयर ट्रांसपोर्ट को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। पहले चलता था 5/20 रूल, इसको रिवाइज किया गया और अब चलता है 0/20 रूल। इसी के तहत एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई, उड़ान। सिविल एविएशन सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और इसको नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ 2016 के तहत लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया इसको? रीजनल कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। बेसिकली ये जो उड़ान है, इस उड़ान स्कीम के थ्रू ऐसे अनकवर्ड रूट्स को कवर किया जा रहा है जिन पे अब तक एयरलाइंस फंक्शनल नहीं थी। रिमोट एरियाज में ऐसे एयर रूट्स पे जहाँ पे पहले एयरपोर्ट्स नहीं थे, अब वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। अब वहाँ पे सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और कनेक्टिविटी को एनहेंस किया जा रहा है। इस स्कीम के अंदर एक प्रोविजन है कि कोई भी बिड कर सकता है और जो भी सक्सेसफुल बिडर होता है उस सक्सेसफुल बिडर को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं ऑपरेशन के। जैसे उड़ान स्कीम के तहत कोई एयरपोर्ट बनाएगा, अब उस एयरपोर्ट का ऑपरेशन किसके हाथ में होगा वो डिपेंड करता है कि सक्सेसफुली बिड किसने किया है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस हैं उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, वो भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं इस स्कीम में। उड़ान स्कीम के तहत एक रीजनल कनेक्टिविटी फंड को इस्टेब्लिश किया गया और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी फंड है इसमें पार्टनर स्टेट की तरफ से 20% का कंट्रीब्यूशन आता है। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में कोई एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इस उड़ान स्कीम के थ्रू, तो राजस्थान हो जाएगी पार्टनर स्टेट और राजस्थान को 20% का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इस रीजनल कनेक्टिविटी फंड में। ये जो उड़ान स्कीम है ये बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है इस सिविल एविएशन सेक्टर की, इसको दिमाग में रखना। फिर एक है कृषि उड़ान स्कीम 2.0। कृषि उड़ान स्कीम 2.0 नाम से क्लियर है, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं प्रोड्यूस है उनको सीमलेस, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम बाउंड एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लाया गया कृषि उड़ान स्कीम 2.0 को। और ये जो स्कीम है ये स्पेशली फंक्शन करती है नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल रीजन्स में। 58 एयरपोर्ट्स को इसके अंदर कवर किया गया है। फिर एक है एयर सेवा। एयर सेवा की शुरुआत की गई 2016 में। किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। क्यों? फॉर कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस। ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया एयर सेवा को। फिर डिग्गी यात्रा। डिग्गी यात्रा क्या है? बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग की जाती है पैसेंजर्स की और टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ों को ईजी किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, 100% FDI जो है वो अलाउड है फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। जो एकदम स्क्रैच से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% FDI को अलाउ किया गया है। बहुत सिंपल बेसिक तौर पे याद रखो, एक तो उड़ान स्कीम पे थोड़ा ध्यान देना और दूसरा 100% FDI अलाउड है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, इन चीज़ों को अपने एक बार देखो, दिमाग में बिठाओ और फिर अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखो और अपने हिसाब से आंसर को अटेम्प्ट करो। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। ये दोनों चीज़ें होपफुली आपने कर दी होंगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। फिर सवाल आता है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है इसमें कौन कौन सी अलग अलग एजेंसीज हैं। देखो एजेंसीज के नाम देख लेते हैं। एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या नाम है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ये रेगुलेटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फिर दूसरा है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को ली डाउन करती है विद रिस्पेक्ट टू सिविल फ्लाइट्स। ये जो सिविल फ्लाइट्स होती हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या मेजर्स होते हैं, उनको ली डाउन करने का काम किसका है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसका काम क्या है? इसका काम है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बिल्ड करना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसका काम क्या है? एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। एक है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो मिनी रत्नावन PSU है, और ये जो है वो क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है ONGC वगैरह को। बहुत सिंपल। वेरियस एजेंसीज की अगर बात करें तो एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ये रेगुलेटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। दूसरा है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये सिविल फ्लाइट्स के लिए स्टैंडर्ड्स को ली डाउन करता है। तीसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसका काम है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और चौथा है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये मिनी रत्नावन PSU है। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी दौरान लाए गए हैं ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स ऑफ 2021। ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स ऑफ 2021 इनको कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको लेकर आई। ये जो 2021 के रूल्स हैं इन्होंने रिप्लेस किया अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स को। किसको रिप्लेस किया? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स को रिप्लेस किया इन ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स ऑफ 2021 ने। 2021 के जो रूल्स हैं उनके प्रोविजंस क्या कहते हैं? एक तो ये बोला गया कि पहले जो मल्टीपल परमिट्स की, या फिर ये कहें कि पहले जो मल्टीपल अप्रूवल्स की ज़रूरत हुआ करती थी उस ज़रूरत को, उस नीड को अबॉलिश किया गया। दूसरा, एयरपोर्ट पेरीमीटर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको भी रिड्यूस किया गया। पहले ये जो एयरपोर्ट पेरीमीटर रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी वो एक्सटेंड करती थी 45 किलोमीटर तक। अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? 12 किलोमीटर कर दिया गया है। एयरपोर्ट पेरीमीटर रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? मान लो ये कोई एयरपोर्ट है, तो पहले क्या बोला जा रहा था कि इस एयरपोर्ट के 45 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? 12 किलोमीटर कर दिया गया है। 2021 के रूल्स में बात की गई 3 जोन्स के बारे में। कौन कौन से 3 जोन्स के बारे में? एक है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो वाला जोन है जहाँ पे ड्रोन्स एकदम फ्रीली फ्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है येलो जोन। येलो जोन वो वाला जोन है जहाँ पे ड्रोन्स फ्लाई तो कर सकते हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में फ्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है रेड जोन। रेड जोन वो वाला जोन है जहाँ पे ड्रोन्स फ्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 जोन्स की बात की गई? एक है ग्रीन जोन, दूसरा है येलो जोन, और तीसरा है रेड जोन। 2021 के रूल्स में ये भी बोला गया कि ग्रीन जोन के अंदर अगर किसी ड्रोन को 400 फीट तक की हाइट पे फ्लाई करना है तो कोई भी फ्लाइट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और एयरपोर्ट के पेरीमीटर्स में 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में अगर फ्लाई करना है अप टू 200 फीट हाइट तो भी कोई भी फ्लाइट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन जोन में अगर 400 फीट तक की हाइट पर फ्लाई करना है तो कोई फ्लाइट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और 8 से 12 किलोमीटर तक एयरपोर्ट पेरीमीटर्स में फ्लाई करना है 200 फीट तक की हाइट तक तो भी कोई फ्लाइट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये भी बोला गया कि ये जो माइक्रो ड्रोन्स हैं, ऐसे ड्रोन्स जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, उन माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नैनो ड्रोन्स के लिए और R&D ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पायलट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।
पायलट लाइसेंस से एग्जामिशन प्रोवाइड किया गया फॉर माइक्रो ड्रोन्स, फॉर नैनो ड्रोन्स एंड फॉर R&D ऑर्गेनाइजेशंस। साथ में ये भी बोला गया कि ऐसी जितनी भी फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, वो अब ड्रोन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर फाइनली बोला गया कि ग्रीन जोन के अंदर ड्रोन्स की जो ऑल ऑफ वेट लिमिट है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन्स का जो मैक्सिमम वेट हो सकता है उसको बढ़ाया जा रहा है। पहले वेट कितना था 300 किलो, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 500 kg कर दिया गया है। बहुत सिंपल, ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स ऑफ 2021 इनको कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लेकर आई। इनके प्रोविजंस क्या कहते हैं? एक तो जो एयरपोर्ट पेरीमीटर रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिड्यूस किया गया, 45 किलोमीटर से कितना कर दिया गया 12 किलोमीटर कर दिया गया। 3 जोन्स की बातचीत की गई। कौन कौन से 3 जोन्स? ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। साथ में ये भी बोला गया कि ग्रीन जोन में 400 फीट तक की हाइट तक अगर किसी ड्रोन को फ्लाई करना है तो कोई भी फ्लाइट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नैनो ड्रोन्स के लिए और R&D ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पायलट लाइसेंस की जो ज़रूरत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और इम्पॉर्टेंट ये बोला गया कि जितनी भी ऐसी फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं वो ड्रोन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अच्छा, ड्रोन्स का कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है? ड्रोन्स जो हैं उनको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बुलाया जाता है। और ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं इनके 3 सबसेट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। कौन से? रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। दूसरे होते हैं ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट। दूसरे कौन से होते हैं? ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट। और तीसरे होते हैं मॉडल एयरक्राफ्ट। तीसरे कौन से होते हैं? मॉडल एयरक्राफ्ट। ये जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन वेट। वेट के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। और कैटेगराइजेशन क्या कहता है? नैनो ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट होता है 250 ग्राम या उससे कम का। नैनो ड्रोन्स कौन से होते हैं? जिनका वेट होता है 250 ग्राम या उससे कम का। माइक्रो ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट होता है 250 ग्राम से लेके 2 किलो के बीच में। माइक्रो ड्रोन्स होते हैं वो वाले जिनका वेट होता है 250 ग्राम से लेके 2 किलो के बीच में। स्मॉल ड्रोन्स होते हैं वो वाले जिनका वेट होता है 2 किलो से लेके 25 किलो के बीच में। मीडियम ड्रोन्स होते हैं वो वाले ड्रोन्स जिनका वेट होता है 25 किलो से 150 किलो के बीच में। और लार्ज ड्रोन्स होते हैं वो वाले ड्रोन्स जिनका वेट होता है 150 किलो से ज़्यादा का। ड्रोन कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो ये जितने भी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं इनको वेट के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। और कैटेगराइजेशन क्या कहता है? नैनो ड्रोन्स होते हैं वो वाले ड्रोन्स जिनका वेट होता है 250 ग्राम से कम या उसके बराबर। फिर होते हैं माइक्रो ड्रोन्स। माइक्रो ड्रोन्स वो वाले ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट होता है 250 ग्राम से लेके 2 kg के बीच में। फिर होते हैं स्मॉल ड्रोन्स। स्मॉल ड्रोन्स होते हैं वो वाले ड्रोन्स जिनका वेट होता है 2 kg से लेके 25 kg के बीच में। फिर होते हैं मीडियम ड्रोन्स। मीडियम ड्रोन्स वो वाले ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट होता है 25 kg से लेके 150 kg के बीच में। और लास्ट होते हैं लार्ज ड्रोन्स। लार्ज ड्रोन्स वो वाले ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट होता है 150 kg से ज़्यादा। और इसके साथ सिविल एविएशन सेक्टर की बातचीत पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। इसके बाद बात आती है पाइपलाइंस के बारे में। और पाइपलाइंस जो हैं वो सबसे कन्वीनियंट और सबसे सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब सबसे कन्वीनियंट, एक बार डालनी है उसके बाद आराम से फंक्शन करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी सालों में कोई लीकेज होगा वो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सबसे कन्वीनियंट और सबसे सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, पाइपलाइंस जो होती हैं उनके थ्रू क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जैसे क्रूड ऑयल है, जैसे जेट फ्यूल वगैरह है। लिक्विड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जैसे पानी वगैरह है। गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जैसे नेचुरल गैस है, LPG वगैरह है। सॉलिड प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सेमी मोल्टन स्टेट में, जैसे कोल है, मिनरल है, सॉलिड वेस्ट वगैरह है, उनको भी पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पाइपलाइंस के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ट्रांसपोर्ट करने में मिनिमल एनर्जी लगती है, बहुत कम एनर्जी लगती है। लॉसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। ऑपरेशन की जो कॉस्ट होती है वो भी बेहद कम होती है, बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी पाइपलाइन के ऊपर। पाइपलाइंस जो होती हैं वो सेफ़ होती हैं, एक्सीडेंट फ्री होती हैं और पाइपलाइंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती हैं। ये जो एडवांटेजेस हैं ये आप खुद से लिख सकते हो, किताब में दे रखें तो एक बार अपन ने देख लिए। पाइपलाइंस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो जो पाइपलाइंस हैं उनमें डैमेज होने का खतरा रहता है, तो ये एक छोटा सा चैलेंज है।
दूसरा, लीक डिटेक्शन चैलेंजेस जो हैं वो बड़े होते हैं कि अगर किसी पाइपलाइन में कोई लीकेज हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है और फिर रिपेयर करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। यही एक खर्चा है, यही एक प्रॉब्लम है जो कि ट्रू सेंस में प्रॉब्लम है, बाकी तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। हाई इनिशियल लेइंग कॉस्ट, इनिशियली जब पाइपलाइन को डाला जाता है तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये कंपनसेट हो जाती है बिकॉज बाद में एक बार आपने डाल दिया उसके बाद में कोई कॉस्ट नहीं है, ना के बराबर कॉस्ट है। ये जो पाइपलाइंस हैं दे आर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसे अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी इकोनॉमी को डिसरप्ट करना चाहती है, पाइपलाइन को ख़राब कर दे, इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाएगी, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और पाइपलाइन जो हैं उनकी कैपेसिटी फिक्स होती है, उसको बार बार इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको एक्सपेंड करना है तो फिर नई पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। इनमें जो बड़े डिसएडवांटेज हैं वो है, एक तो लीक डिटेक्शन जो है और रिपेयर करना जो है वो डिफिकल्ट है, और दूसरा दे आर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। बाकी तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे डील किया जा सकता है। पाइपलाइंस बहुत बेसिक तौर पे याद रखना। फिर इसके बाद बात आती है वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये किसके अंडर है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में है वाटर ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सी ट्रांसपोर्ट। इनलैंड मतलब विद इन आवर कंट्री जो वाटर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, और ये जो ओशंस में जो वाटर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है उसको बोलते हैं सी ट्रांसपोर्ट। आज के सेशन में हम बात करेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंडिया इस मामले में लकी है कि इंडिया के पास में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल एंड इनलैंड वाटर नेटवर्क है। मतलब हर चीज़ में इंडिया लकी है, हर चीज़ में हमारे पास में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल नेटवर्क जो है वो हमारे पास में है। लेकिन ये जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है इसके थ्रू जो हम कार्गो को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लेस देन 1% है, मतलब बहुत कम यूटिलाइज करते हैं हम इसे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इनलैंड वाटरवेज पे नेविगेशन को रेगुलेट करती है। इनलैंड वाटरवेज पे जो नेविगेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। देखो बहुत सिंपल, वाटर ट्रांसपोर्ट किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में है। दो टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट है, एक है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सी ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो कैपेसिटी खूब है, लेकिन हम सिर्फ 1% लेस देन 1% ऑफ द टोटल कार्गो को इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो इनलैंड वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन है इसका रेगुलेशन किसके पास में है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के पास में है। अच्छा, टोटल नेविगेबल लेंथ कितनी है वाटरवेज की? 14,850 किलोमीटर। कितनी है? 14,850 किलोमीटर। हमारी कंट्री में आज की डेट में बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं, लेकिन इनिशियली 4-5 ही थे। इनिशियल वालों को देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। पहले इलाहाबाद टू हल्दिया, अब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया तो प्रयागराज टू हल्दिया। इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। कितनी है? 1620 किलोमीटर। और ये 4 स्टेट से होकर पास करता है। कौन कौन से 4 स्टेट्स? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यूपी है, यूपी के बाद फिर बिहार है, बिहार के बाद झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। इन 4 स्टेट से होकर पास करता है। कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे है। तो नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज टू हल्दिया, और ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे भी है, सबसे बड़ा वाटरवे है हमारी कंट्री का। लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। किस रिवर पे है? गंगा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 2 सादिया टू धुबरी, ये देखो असम में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सादिया टू धुबरी। इसकी लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर। कौन से स्टेट में? असम में। कौन सी रिवर पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 3 कोलम टू कोझीकोड, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे ये वाला, ये कोलम टू कोझीकोड। इसकी लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर। कौन से स्टेट में? केरला में है। और ये वेस्ट कोस्ट कैनाल के ऊपर है। यहाँ पे एक वेस्ट कोस्ट कैनाल का नेटवर्क है, उसके अंदर बनाया गया है नेशनल वाटरवे 3 को। फिर नेशनल वाटरवे 4 ये काकीनाडा से लेके पुडुचेरी के बीच में है। 1095 किलोमीटर का है। 2 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी से होकर निकलता है। 2 स्टेट्स कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये आपको दिख रहा होगा, ये है नेशनल वाटरवे 4। ये जो नेशनल वाटरवे 4 है ये ईस्ट कोस्ट कैनाल के अलोंग है। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे कैनाल्स का एक नेटवर्क है, उसके अलोंग है ये नेशनल वाटरवे 4। फिर है नेशनल वाटरवे 5, और ये जो नेशनल वाटरवे 5 है इसमें 3 स्ट्रेचेस हैं। कौन कौन से? एक है तालचेर धामरा स्ट्रेच, दूसरा है जीवनकली चारबतिया स्ट्रेच और तीसरा है हरबतिया धामरा स्ट्रेच।
और ये जो स्ट्रेच है ये कौन सी नदी पे है, मताई और महानदी रिवर पे है। ये जो तीनों स्ट्रेचेज हैं इनकी टोटल लेंथ कितनी है, 623 किलोमीटर, और कौन से स्टेट में है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में एक्सटेंड करता है ये नेशनल वाटरवे 5। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये है नेशनल वाटरवे 5। फिर है नेशनल वाटरवे 6, बांगा और लखीपुर स्ट्रेच जो है वहाँ पे है नेशनल वाटरवे 6। कितनी लेंथ है, 121 किलोमीटर। 3 स्टेट्स में है, मणिपुर, मिजोरम और आसाम। कौन सी रिवर पे, बराक रिवर पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है नेशनल वाटरवे 6। देखो सबसे लंबा वाटरवे कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1, प्रयागराज टू हल्दिया, लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर। कौन सी रिवर पे है, गंगा रिवर पे। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक है, सादिया से दुबरी तक है। कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवे 3 कोलम से कोझिकोड तक, कौन से स्ट्रेच में है, वेस्ट कोस्ट कैनाल के स्ट्रेच में है। नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच में, ईस्ट कोस्ट कैनाल के ऊपर। ये जो 4 हैं इनके नाम तो याद रखना ही रखना। और आज की डेट में तो ये हो गया है कि सरकार ने ये जो नेशनल वाटरवेज हैं इनके नंबर को भी एक्सपेंड किया है। 2016 में सरकार ने 106 और नेशनल वाटरवेज को डिक्लेयर किया अंडर नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016। मतलब आज की डेट में हमारी कंट्री में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं, और इन 111 नेशनल वाटरवेज में से ऑपरेशनल कितने हैं, 13 नेशनल वाटरवेज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। लॉन्गेस्ट कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1 है, और सबसे छोटा कौन सा है, नेशनल वाटरवे 69 है। ये जो नेशनल वाटरवे 69 है ये सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है, और ये मणिमुत्रा रिवर तमिलनाडु में है। सबसे लंबा गंगा रिवर के ऊपर, कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। और कितनी लेंथ है, 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट वाटरवे है हमारा। और सबसे छोटा नेशनल वाटरवे कौन सा है, नेशनल वाटरवे 69। इसके अलावा सरकार लेकर आई जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑन नेशनल वाटरवे 1। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट कब लाया गया, 2017 में लाया गया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में जो नेविगेशन की कैपेसिटी है उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार लेकर आई जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। और ये जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करता है। नेशनल वाटरवे 2 पे सरकार ने परमानेंट रोरो कम इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को कंस्ट्रक्ट किया। कहाँ पे, दुबरी में कंस्ट्रक्ट किया। रोरो रोल ऑफ रोल ऑन फैसिलिटीज़ होती हैं। मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर आप अपना व्हीकल लेके जाओगे तो जो व्हीकल है वो डायरेक्टली बोट में चला जाएगा। रोल ऑन रोल ऑफ, उस व्हीकल को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से चढ़ोगे, फिर बोट दूसरे किनारे पे लेके जाएगी, दूसरे किनारे पे आप अपना व्हीकल लेके उतर जाओगे। इसको बोलते हैं रोरो सर्विसेज। तो नेशनल वाटरवे 2 पे इसकी भी शुरुआत की गई है। फिर बजट 2025 में, इस साल के बजट में जो टोनेज टैक्स स्कीम है, उस टोनेज टैक्स स्कीम को इनलैंड वेसल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे इनलैंड वेसल्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021। इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021 के तहत जो इनलैंड वेसल्स रजिस्टर्ड हैं उनके लिए टोनेज टैक्स स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो टोनेज टैक्स स्कीम है इसके थ्रू कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं वेसल्स को। तो ये जो टोनेज टैक्स स्कीम है इसको इनलैंड वेसल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे इनलैंड वेसल्स जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021। ये जो इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021 है ये क्या कहता है, एक तो इस एक्ट ने रिप्लेस किया इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 1917 को। 1917 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021 ने। और ये जो 2021 का एक्ट है ये किस लिए है, ये रेगुलेट करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड वेसल्स। इनलैंड वेसल्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने का काम किसका है, इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021 का। ये जो 2021 का एक्ट है ये पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफाइड लॉ प्रोवाइड करता है। पहले क्या होता था, हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट लॉ होता था, अब ऐसा नहीं है। अब ये जो इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021 है ये यूनिफाइड लॉ प्रोवाइड करता है पूरे कंट्री के लिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो पूरे कंट्री में वैलिड होगा। पहले क्या होता था, हर एक स्टेट से अलग परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इंडियन वेसल्स एक्ट ऑफ 2021 के तहत जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरे कंट्री में वैलिड होगा। 2021 का जो एक्ट है वो बात करता है सेंट्रल डेटाबेस के बारे में। वेसल डिटेल से रिलेटेड, वेसल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्रू वगैरह से रिलेटेड एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और ये जो सेंट्रल डेटाबेस है ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगा। और 2021 के एक्ट में फाइनली ये बोला गया कि जितने भी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल हैं
उनको एनरोल करवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तालुका के लेवल पे या पंचायत या विलेज लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट तालुका के लेवल पे एनरोल करवाना पड़ेगा मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स को। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो इजी सेशन है, इस सेशन को बहुत बेसिक तौर पे दिमाग में रखना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।